हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ मूवी ड्यून 2 के बारे में। अराइवल, ब्लेड रनर 2049, ड्यून 1 के बाद अगेन डेनिस ने हमें अपनी अनपैरेलल क्रिएटिव इमेजिनेशन से ड्यून 2 में भी मेस्मराइज किया है। ये 3.25 घंटे की मूवी कब शुरू होती है और कब ख़त्म हो जाती है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता चला है। यहाँ पर गोर, प्रोफानिटी और अडल्ट सीन्स बिल्कुल भी नहीं है। जो सबसे ज़्यादा है वो है वायलेंस, बट ऐसा नहीं है जिसे टीनेजर्स हैंडल नहीं कर सकते हैं या उन्हें नहीं देखना चाहिए। सो आई वुड रिकमेंड दिस मूवी फॉर टीनेजर्स एंड अडल्ट्स। ड्यून 2 आप एट प्रेजेंट थिएटर्स में देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। ड्यून सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले आपको ड्यून 1 देखनी पड़ेगी, कॉज दोनों ही मूवीज़ की कहानियाँ क्लोजली निट हैं। ड्यून 1 आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। इतिहास साक्षी है कि क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन इनएविटेबल है, हमेशा से होते रहे हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। फिर आप इन्हें नाम चाहे कोई भी दें, होली वॉर्स का, सेक्रेड वॉर्स का, लेकिन अगर आप बात की तह तक जाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि ये इकोनॉमिक वॉरफेयर्स होते हैं जो कि एरिस्टोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। इन वॉर्स के थ्रू उनका हर एंगल से फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। यहाँ पर ड्यून 2 में भी आप ऐसी ही कुछ कहानी देखने वाले हैं। जब दो सुपर पावर्स आपस में भिड़ंत करते हैं अपनी सुप्रीमेसी साबित करने के लिए, तब ये लड़ाइयाँ उनके लैंड पर नहीं लड़ी जाती हैं। उन्होंने कोई ना कोई लैंड को कॉलोनाइज कर रखा होता है, वहाँ जाकर ये लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। वहाँ के रिसोर्सेज को बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है, वहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं समझी जाती है। और ऐसी सिचुएशन में वहाँ के नेटिव पीपल अक्सर ही रिबेल करते हैं। और उन नेटिव पीपल में कोई प्रोफेसी आपको ज़रूर कहानियों के माध्यम से, फोकलोर्स के माध्यम से मिलती है, जहाँ पर किसी सेवियर की, मसाया के आने की बात कही जाती है। ड्यून 2 में वही फेज़ आप देखने वाले हैं। कॉज जो पहला वाला फेज़ था जिसमें दो सुपर पावर्स आपस में भिड़ंत कर रहे थे, वो ड्यून 1 की एंडिंग थी। अब उसके बाद जो मसाया के बनने का प्रोसेस है वो आप ड्यून 2 में देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको 60s के मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स की अच्छी खासी झलक मिलने वाली है। जो मेस्मराइजिंग वर्ल्ड क्रिएट किया गया है वो आपको पूरी तरीके से इनगल्फ कर लेगा और एक्टर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी है उन सारी चीज़ों को बिलीवेबल आपको फील कराने में। सो पूरी मूवी के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आपने आए हैं प्लीज सब्सक्राइब। सो फॉर दिस मूवी ड्यून 2 अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो जैसा हम ड्यून 1 में देख चुके हैं कि हाउस ऑफ हरकोनन और हाउस ऑफ एट्रेडिस आपस में भिड़ गए थे और इनको भिड़ाने वाले थे उस समय के प्रेजेंट एम्परर, जो अपनी पोजीशन को लेकर इनसिक्योर हो गए थे। जब उन्होंने हाउस ऑफ एट्रेडिस की पॉपुलैरिटी को देखा था, उन्होंने एक तीर से दो निशाने करने की कोशिश करी थी, दोनों हाउसेस को भिड़ा दिया था। उनका मेन मकसद था हाउस ऑफ एट्रेडिस को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। उनके दिमाग के पीछे काम कर रही थी बेन जेसेरेट नाम की सॉर्सरेस का एक ग्रुप, जो बेसिकली सारी चीज़ों के कर्णधार हैं। अब यहाँ पर होता कुछ और ही है। पॉल और जेसिका बच जाते हैं और जाकर फ्रेमेन लोगों से मिल जाते हैं। फ्रेमेन लोगों के बीच एक रिलीजियस प्रोफेसी हमेशा से चलती हुई आई है कि एक सेवियर आएगा, मसाया आएगा, और ये प्रोफेसी इन्हीं बेन जेसेरेट लोगों की फैलाई हुई है। जेसिका जो उन्हीं के ग्रुप की मेंबर है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए पॉल को वही सेवियर, वही मसाया बनाना चाहती है, फिर से एक लीडर के फॉर्म में देखना चाहती है। बट पॉल यहाँ पर उससे भिन्न अपनी ओपिनियन रखता है। उसका ये मानना है कि जब भी ऐसी कोई मुहिम चलाई गई है तो मैसेकर हुआ है, अनलिमिटेड ब्लड शेड हुआ है। चानी भी ऐसी ही कुछ ओपिनियन रखती है। बट जैसी सिचुएशंस बनती चली जाती हैं, जैसे रब्बान के बाद अब उसका एक दूसरा भाई जो से छोटा है, जो उससे भी ज़्यादा नार्सिसिस्टिक है, सैडिस्टिक है और बहुत ज़्यादा क्रूर है, पिक्चर में आ जाता है। बैरन के साथ हो लेता है और उसका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करने लगता है। ऐसे में पॉल को एक टफ डिसीजन लेना ही पड़ता है। वो कैसे होता है, किस प्रोसेस के थ्रू पॉल गो थ्रू होता है, उसके अंदर भी मैजिकल पार्ट्स हैं और वो क्या फ्यूचर देखकर क्या समझ पाया है, ये आप सब कुछ मूवी में देख पाएंगे। और पॉल के इस कदम के बाद कौन उसके साथ खड़ा रहता है और कौन पीछे हट जाता है, ये भी आप देख पाएंगे। ड्यून 3 में कौन नए नए कैरेक्टर्स आपको दिखने वाले हैं, ये भी ड्यून 2 में आपको उसके दर्शन हो जाएंगे।
बाकी कहानी तो बहुत बड़ी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे पहले मैं ज़्यादा कुछ बोल दूँ जो स्पॉइलर हो जाए, हम बात कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स ऑफ द मूवी के बारे में। इस मूवी का सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे लगा है अमेजिंग एक्टिंग बाय ऑल द एक्टर्स, मेड बी यंग एक्टर्स और सीनियर एक्टर्स। इन सब ने मिलकर जो इल्यूजन ऑफ ड्यून क्रिएट किया है वो आपको हिप्नोटाइज कर रखता है शुरू से आखिरी तक का। टिमोथी शलामेट एंड ज़ेंडाया ने पॉल और चानी के कैरेक्टर्स में जान भर दी है। उन दोनों का जो एक दूसरे के प्रति अफेक्शन है, लव है, चार्म है, वो आपको दिखता है इनके एक एक एक्सप्रेशन में। इन दोनों ने आपको मेक बिलीव करवा दिया है कि ये दोनों रियल कैरेक्टर्स हैं। साथ ही एज ऑलवेज रेबेका फर्ग्यूसन एज जेसिका बहुत ही स्केप्टिक और एक मिस्टीरियस कैरेक्टर लगी हैं सॉर्सरेस के, जिनके अपने प्लान हैं और वो अपनी तरीके से जो सारी चीज़ें चल रही हैं उनको मोड़ती हैं। ऑस्टिन बटलर एज ऑलवेज अपने बॉयश चार्म से और अनयूजुअल स्टाइल से आपको मेस्मराइज करने वाले हैं। एक साइकोटिक कैरेक्टर को आपके सामने रखते हैं जो थोड़ी ही देर के लिए आता है लेकिन यादगार रहेगा। सपोर्टिंग एक्टर में हम जेवियर बार्डम के किए गए काम को बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, जिन्होंने एक फैनेटिकल फंडामेंटलिस्ट बिलीवर का रोल प्ले किया है। वो जो एक बहुत ही सीरियस टोन में कहानी चल रही होती है उसमें बीच बीच में कॉमिक टच देते हैं, वो आइस ब्रेक करते चलते हैं और बहुत ही मज़ा आता है। वो अक्सर ही आपको इंस्टाग्राम पे किसी ना किसी मीम में देखने को मिल जाएंगे। स्टेलन स्कार्सगार्ड एज अ बैरन थोड़ी ही देर के लिए आते हैं बट एज ऑलवेज पावरफुल रहते हैं। बटिस्टा का रोल इस बार थोड़ा डाउन प्ले करके दिखाया जाने वाला था रिबान का, और उन्होंने वैसा ही किया है। मैंने थोड़ा और ज़्यादा उनसे फियर्सनेस एक्सपेक्ट की थी बट शायद कहानी की डिमांड नहीं थी। अगैन वो मुझे पसंद आए हैं। विदाउट एनी डाउट सेकेंड पॉजिटिव ऑफ द मूवी इज़ ब्रिलियंट डायरेक्शन बाय डेनिस। अभी साई-फाई जॉनरे में आप उनके काम को बहुत ही आसानी से क्रिस्टोफर नॉलन के काम से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने जो ब्रिलियंट लोकेशंस, कलर पैलेट और मशीनरी यूज़ करी है, डेजर्ट की जो माइनर डिटेल्स आपको दिखाकर इस वर्ल्ड को बिलीवेबल बना दिया है, वो काबिले तारीफ़ है। इन्होंने शाही हुलूद जो सैंडवर्म क्रीचर है उसकी एंट्री को एक एपिक लेजेंडरी एंट्री बना दिया है। बहुत ही अच्छे से एनविजन किया है उस चीज़ को। ब्रिलियंट डायरेक्शन। थर्ड पॉजिटिव, ग्रेग फ्रेजर की सिनेमाटोग्राफी मार्वलस थी। उनका काम आप ज़ीरो डार्क 30, लियोन, रोग वन, मैट रीव्स की बैटमैन और लास्ट ईयर द क्रिएटर में देख चुके हैं। उन्होंने जिस तरीके से ग्रैंडियर को रियलिज्म के साथ पेयर करके दिखाया है वो कोई आसान काम नहीं था। बहुत ही ज़्यादा माइनर डिटेल्स के साथ सारी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट की गई हैं जिससे आप पूरी तरीके से हिप्नोटाइज हो जाते हैं। अगेन आई वुड से फोर्थ पॉजिटिव, यूं ही नहीं म्यूज़िक के साथ वर्ड सोलफुल अटैच किया जाता है। यहाँ पर जो हांस जिमर का बैकग्राउंड साउंड है वो हर एक सीन में सोल भर रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कुछ फ्लैट चल रहा है। अगर कोई एक्साइटिंग सीन आ रहा है तो पीछे का जो क्रेसेंडो है वो आपको उस चीज़ को अंदर तक फील करा रहा था। म्यूज़िक इस मूवी का वाकई काबिल तारीफ़ है। अब अगर ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो हाँ, ये मूवी फ्लॉलेस नहीं थी। पहला जो नेगेटिव मेरे दिमाग में आ रहा है और मुझे कर रहा था वो है इसकी स्टोरी काफ़ी सिंपल चलती है और बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाई गई है। इस तरीके के प्रोडक्शन से मैं ये कहानी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, बिकॉज ऐसी चीज़ें हम बहुत बार पहले देख चुके हैं, चाहे स्टार वॉर्स हो या फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हो। एक रिलीजियस प्रोफेसी होती है जिसमें एक सेवियर है, मसाया आने की बात कही जाती है जो कि ऑर्केस्ट्रेटेड होती है। लोगों ने पॉलिटिकल टर्न के साथ इस प्रोफेसी को फेमस किया होता है। सेम कहानी यहाँ पर भी चलती है। इससे बढ़िया कहानी मैंने सीरीज़ द फाउंडेशन में देखी थी जिसमें इससे ज़्यादा अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, बहुत ही लेयर्स थी। तो यहाँ पर वो चीज़ ज़रूर मुझे अखरी है। सेकंड जो चीज़ मुझे थोड़ी अखर रही थी वो है इसका क्लाइमैक्स। ठीक है, रैप अप किया गया है लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी सारी चीज़ रैप अप कर दी है। हाफिज़ार्ड लग रहा था और बहुत सारी चीज़ें सेम टाइम पर ऑल एट वंस हो रही थी जिससे आपका ब्रेन थोड़ा स्कैटर्ड हो जाता है। अगर टाइम लेकर इसको स्विफ्टली एंड करते तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। हाँ, ये है मूवी बड़ी हो जाती 10 to 50 मिनट्स, लेकिन जो चीज़ अखर रही थी वो नहीं होती। यहाँ पर बताए गए नेगेटिव परफेक्ट चीज़ को सुपर परफेक्ट बनाने के लिए हैं। बाकी मेरे लिए ये मूवी 9 out of 10 रही है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और अगर आप इस मूवी को थिएटर में देखने की सोच रहे हैं तो आई वुड से वर्थ वॉचिंग है। इट इज़ वर्थ ऑफ स्पेंडिंग ईच एंड एवरी पेनी ऑफ योर हार्ड अर्न मनी। टू वॉच दिस, इट्स अ वेरी गुड वन।